A very good morning, dear students. Today start a new topic. This topic name cell envelope, cell wall, plasma membrane, osmosis, and diffuses. This topic contained today. I hope you are very good. So start this class with new topic. Okay. इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है वो कैसे मेडअप होती है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्मेट है या मेडअप है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें ये लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके कुछ कंटेंट हैं जो हम आपको बताएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो कोशिका है वो चारों तरफ से कवरअप होती है with the help of boundaries. This boundary is called a envelope. We know that study a cell under the microscope, so all the living cell made up a special components called a cell organ. कोशिकाएं जो होती है और कोशिका जो अंडर कवर होती है with the help of membrane, this is called a cell envelope. इसके अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेल के अंदर अपने अपने मेन वर्क के लिए पाए जाते हैं, जिसमें कुछ सिंगल मेम्ब्रेन एंड सम ऑर्गन आर डबल मेम्ब्रेन लाइक दिस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आप एनर्जी हाउस के नाम से भी जानेंगे, न्यूक्लियस जो कि सभी कोशिकाओं को केंद्रित सूचनाओं को करने का कार्य करेगा, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स एट ऑल। जो सेल एनवेलप होता है इसको जानने के लिए हम सेल वॉल इन प्लांट में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। इसका ही दूसरा भाग बनेगा प्रोटोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के भागों में भी हम इसको जानेंगे। और थर्ड बनेगा सेल ऑर्गन, जैसे कि पीछे अभी हमने जाना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स जैसे हम ईआर बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे एनर्जी हाउस के नाम से जानेंगे, न्यूक्लियस जिसे कोशिका का केंद्रक मानते हैं और ये सभी कोशिकाओं को सूचनाओं को केंद्रित करने का कार्य करती है, वैक्यूल्स एंड पेरोक्सिसोम्स। इन सभी सेल ऑर्गन्स के बारे में भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। ओके। द सेल मेम्ब्रेन, तो जो सेल एनवेलप है, यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाट द सेल में एनवेलप। इट इज़ अ कम्बाइनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। सेल एनवेलप is outermost covering of cells. Two types of cells, eukaryotic cells and prokaryotic cells. In eukaryotic cells, envelope is composed of complex materials जो कि बहुत सारे बायो complex materials से मिलकर बना होता है, such as carbohydrate and proteins called the glycoproteins and lipids and phospholipids et al. सेम केस में ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का भी एनवेलप इज प्राइमेटिव टाइप्स का होता है, बहुत पहले के समय की तरीके से होता है और प्रारंभिक तौर पे होता है। ये भी जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स जिसमें फॉस्फेट और लिपिड्स होते हैं। ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स मीन्स होती है प्रोटीन्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलकर मिल जाती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइंड मॉलिक्यूल्स है, मिलकर बना होता है, जो कि इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो सेल एनवेलप के कहलाते हैं। इट इज़ प्रोटेक्ट दैट सेल इन एनर्जी कंडीशंस एंड रेगुलेट द लाइफ। सेकंड होता है सेल एनवेलप इज डिवाइडेड इनटू प्रोटेक्टिव पार्ट्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका को प्रोटेक्ट करता है, दो तरीके की सेल मेम्ब्रेन का निर्माण भी करता है, जो कि बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स या बाहरी तत्वों के आघातों से इसको बचाने का काम करता है।
ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन रिएक्शन इज कंप्लीट होती है सेल एनवलप के कारण ही। एंडोसाइटोसिस, एंडो एंड एक्सो, एक्सो मीन्स होता है बाहर की तरफ से आने वाला कोई भी प्रक्रम, और एंडो मीन्स होता है कोशिका के अंदर से बाहर की ओर जाने वाला कोई प्रोसेस। तो द प्रोसेस इन विच सेल एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स बाय इंक्लूडिंग देम। इसमें क्या होता है, जो कोशिका के अंदर जो प्रोसेस है वो मेंटेन कैसे रह पाता है बाहरी तरीक़ों से, और उसकी क्या प्रोसेस है, इसको हम एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत देखते हैं। कोशिका के अंतः भाग में होने वाले रिएक्शंस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, तो ये सारी जो फंक्शंस होते हैं वो सेल एनवलप के होते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके सेल एनवलप के बारे में जानेंगे। तो पहला जो कंटेंट होगा वो हमारा होगा सेल वॉल, वो भी इन प्लांट या यूकैरियोटिक। क्या होता है सेल एनवलप? सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। जो कोशिका भित्ति है वो केवल प्लांट में पाई जाती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल्स एंड डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। ये जो सेल वॉल होती है यह एक निर्धारित करती है कोशिकाओं को उसके ऑर्गेन्स को कवरअप करने के बाद, और ये भी ये निर्धारित करती है कि कोशिका का आकार और शेप किस प्रकार का होगा। सेल वॉल प्रोटेक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यह कोशिका में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स जो अंग होते हैं कोशिका के, उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्लांट सेल वेल मेड अप कंपोज ऑफ सेलुलोज, यह जो प्लांट सेल होती है वह सेलुलोज के कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर हम जानेंगे सेलुलोज, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिब्रिज, सेलुलोज से माइक्रोफिब्रिज का निर्माण होता है, और माइक्रोफिब्रिज में भी 2 प्रकार के केमिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं, एक तो हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। जो पैक्टिन है ये पॉलीसैकेराइड्स है, और हेमीसेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड्स है। जो पैक्टिन है यह हर प्लांट में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, लेकिन जो पैक्टिन है ये फिजिकल स्ट्रेंथनेस देता है हमारे प्लांटों में। और हेमीसेलुलोज होता है ये भी पॉलीसैकेराइड्स है, जो कि सेल वॉल बनाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, और यह सेलुलोज से मिलकर बना हुआ कंपाउंड्स होता है। इसलिए सेलुलोज के कारण बनता है माइक्रोफिब्रिज, और माइक्रोफिब्रिज से मिलता है सेल वॉल बनने का प्रक्रम। तो कंप्लीटली इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है और प्लांट सेल वेल जो है वो मेडअप होता है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज का, ठीक है, जिसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स, यह निर्धारित करता है कि कोशिका का साइज और शेप कैसा होगा। सेल वॉल इज अ परमेबल लेयर, यह एक अर्धपरागम झिल्ली होती है जिसकी सहायता से सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड वाटर एंड सॉल्यूशन कोशिका में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के लिए तैयार रहती है। प्रोवाइड, नेक्स्ट है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यह पौधे को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी तैयार करती है। इसमें नेक्स्ट जो है वो है टू एडजस्ट सेल एक्सचेंज देयर सेल मटेरियल, इसमें 2 तरीके का मटेरियल होता है, एक कोशिका के बाहर का और एक कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेन्स के साथ पाया जाता है। इसमें अगर किसी प्रकार का एरर आता है तो कोशिका के बाहर से एनर्जी अंदर, और अंदर का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर जाने का प्रोसेस में कंप्लीट होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के दौरान होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इस प्रकार का होता है। इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ बायो मेम्ब्रेन, इसको हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये दोनों प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स जैसे लिविंग में पाई जाती है। नेक्स्ट, मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स हैव सेल बायो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड
यह थिन होती है, लिविंग होती है, इलास्टिक खींचने की इसमें क्षमता होती है एंड सेलेक्टिव स्थिरता होने की भी इसमें क्षमता पाई जाती है। और यह परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, एक छिद्र युक्त झिल्ली के तरीके से यह पाई जाती है। जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और बायोमेम्ब्रेन was divided and big debate issues for the scientist. So this challenge is accepted to two Vagyanics, two scientists, Sanger and Nicholson. Sanger and Nicholson gave widely accepted this theory about the structure of cell membranes. This theory is commonly known as बाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, इसमें इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया और उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने की कोशिश की, जिसके दौरान इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में बताया गया है जो ऊपर वाले लेयर्स है जिसमें बर्ड्स जैसी संरचना, गोल गोल संरचना है, उस तरीके की जो संरचना है वो प्रोटीन्स के मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर जो संरचना है उसमें मैट्रिक्स प्रोटीन्स के पास पाया जाता है। और जो बीच का मध्य भाग है इसके, उसमें जो होता है फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड्स बाइलेयर के नाम से इसको जानते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं और मध्य का भाग लिपिड्स से मिलकर बना होता है। इस तरीके का सेंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिकों का मत था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके के स्ट्रक्चर से परिपूर्ण होती है। और इसको बताने के लिए इन्होंने इसी मॉडल का नाम जो रखा वो रखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। Plasma membrane made up a main composed and lipid और प्रोटीन्स। यह लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह मेम्ब्रेन में चैनल्स पाए जाते हैं और पंप पाए जाते हैं जो कि इन और आउट करने का काम करते हैं, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट नाम रखा गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द रिमूवल ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सेल, कोशिका से, क्योंकि ये परमेबल होती है और जो अर्धपरागण झिल्ली है मतलब परमेबल है, तो इसका एक मुख्य काम ये भी हो जाता है जो रॉ मटेरियल है या जो रॉ मटेरियल है वो इनटू द सेल बाई ट्रांसपोर्ट के दौरान कोशिका के अंदर कैसे जाने वाला है। अतः इसका ये भी एक कार्य बन जाता है कि जो रॉ वेस्ट मटेरियल है या जो कोशिका के कार्य करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा, उस वेस्ट मटेरियल को कोशिका से बाहर कैसे भेजा जाए, इसका ये भी एक कार्य हो जाता है। एंड ट्रांसफर मटेरियल्स प्रोड्यूस इन द सेल टू आउटसाइड द सेल, कोशिका को बाहर से आने वाला पदार्थ तथा कोशिका के अंदर यूज होने के बाद बाहर को जाने वाला पदार्थ को किस तरीके से हम ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ये सभी कार्य कोशिका के अंदर व कोशिका के बाहर तरल पदार्थ को एक से दूसरे की ओर पहुंचाने का काम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दौरान होता है। इसलिए यह एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कोशिका का, जिसको हमको जानना चाहिए। इस तरीके के जो कार्य होते हैं उसमें जो प्रोसेस भाग लेते हैं उसको हम ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं। तो इसी जो ऑस्मोसिस होता है यह कोशिका से संबंधित एक प्रक्रम होता है जिसको हम पराशरण भी बोलते हैं, जो कि कोशिका तत्वों को संतुलित बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें कोशिका की किसी भी प्रकार की ऊर्जा नष्ट नहीं होती। सो ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। This process is defined on pressures. It is called the osmotic pressures. यह जो
तरल पदार्थ है, जो फ्लूइड है, एक ओर से दूसरी ओर जाने का काम करता है। इसमें एक प्रेशर दबाव काम करता है, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यह एक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से आपको बताया गया है। इसमें लो वाटर सॉल्वेंट है और उसके ऊपर लो लिखा है, मतलब लो कंसंट्रेशन इधर, और बीच में एक एरो लगा हुआ है जिसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस लिखा हुआ है और उसके नीचे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है। एक नीचे जो है छिद्रयुक्त झिल्ली बनी है जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा गया है, और एक तरफ हाई कंसंट्रेशन लिखा हुआ है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ थोड़ा नीचे की ओर है, दूसरा इसके थोड़ा ऊपर की ओर है, छोटे छोटे पॉइंटेड लगे हैं। साइड में एक सॉल्वेंट H2O मूव फ्रॉम फार्मूला टाइप का लिखा है, लो से हाई की ओर जाने के लिए, और सॉल्वेंट होते हैं उनका काम, और नीचे कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम, जो भी सॉल्वेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है, और इस तरीके की जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ओके, यह एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और इसको भी 3 भागों में डिफाइन किया गया है, जिसे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के नाम से जाना जाता है। ऑस्मस जैसे प्रोसेस तब होते हैं कोशिका के अंदर जब सॉल्वेंट जैसे H2O, NaCl की सांद्रता को बैलेंस करना हो। इस दौरान कोशिका की किसी प्रकार की एनर्जी लॉस नहीं होती है। इसमें पहला होता है आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक जो होता है वह है कोशिका में जो सॉल्यूट होता है, और ये जो सॉल्यूट होता है, यह इस सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है कोशिका के बाहर व कोशिका के अंदर जब तक इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। दूसरा होता है हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अधिक होती है और कोशिका सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। इसको इक्वल होने के लिए सेल या कोशिका से सॉल्वेंट बाहर जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। लास्ट होता है हाइपरटोनिक, नहीं सॉरी, इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है। और लास्ट जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है, इसको हम बोलेंगे, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है इसमें होता है, इस सॉल्यूशन में सेल के अंदर का सॉलिड कंसंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन से अधिक होता है। ठीक है। बाहर कोशिका में जाता है और कंसंट्रेशन को संतुलित करता है। बाहर का मतलब होता है, बाहर जाने का मतलब होता है बाहर से आने वाला जो पदार्थ है वो कोशिका में जाता है, और कोशिका के अंदर जाने के बाद उसको बैलेंस करता है उसकी कंसंट्रेशन को, और उसके बैलेंस करने के बाद इस प्रकार की जो संतुलित प्रक्रम बनता है कोशिका के अंदर, उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। मॉलिक्यूल इज नाउ, इसमें जो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, गैस होगा या लिक्विड होगा। तो जिस ग्राफ के में हम समझ लेते हैं इसमें होता क्या है, इसमें KMnO4 होता है। एक बीकर, हमने 2 तरीके के बीकर लिए, 2 से 3 ले लिए, चलो। तो इसके अंदर आपने देखा है KMnO4 का एक क्रिस्टलाइल टुकड़ा पड़ा हुआ है, और इधर उधर जो एरो बने हुए हैं इसका मतलब है ये मूवमेंट फेज में रन करने वाला है। तो जो एरो है इसमें H2O भरा हुआ है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉल्वेंट है, और हम सॉल्यूशन बनने का काम करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं हल्के हल्के क्या हो रहा है, ये छोटा एक बार बड़ा है KMnO4 का क्रिस्टलाइज, दूसरी बार इसमें छोटा है क्रिस्टलाइजेशन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और एरो फिर बने हुए हैं। तो इसका मतलब है इसमें जो वाटर था, वाटर में जो सॉलिड है वो डिज़ोल्व हो चुका है और सॉल्यूशन बनने की कगार पे है। तो इसमें क्या है, होमोजेनियस का मतलब समरूपता सॉल्यूशन विलयन बनने के बाद तैयार हो जाता है, जिससे
एक फार्मूला टाइप का लिखा हुआ हाई टू लो कंसंट्रेशन। इसकी जो रनिंग मोमेंट एरिया होती है वो हाई सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। ओके। डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस के हमको कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं। जैसे जब कोई बेबी या कोई वयस्क पानी में बहुत देर तक नहाता है तो नहाने के बाद उसकी जो उंगलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो ये सारी के सारे जो प्रोसेस हैं वो हमको डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस के एग्जांपल के तौर पे देखने को मिलते हैं। और इस तरीके के रिएक्शंस बॉडी में बहुत सारी होती रहती हैं। ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। CO2 and H2O move in and out of the cell। CO2 गैस H2O का कोशिका के अंदर व बाहर जाने का प्रक्रिया। तो कुछ अपघटक सब्सटेंस ऑफ द सेल्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू डिफ्यूजन एंड सम बाय ऑस्मोसिस इन सेल्स ऑफ CO2 diffusion। CO2 diffuse from plasma membrane but H2O transport from the cell through osmosis। H2O transport from high to low concentration। H2O जो है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। ओके। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर फिजिकल प्रोसेस एंड डू नॉट स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द सेल। इसमें जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न है यह एक बहुत ही प्रक्रम है जिसमें किसी भी प्रकार की कोशिका की कोई एनर्जी समाप्त नहीं होती। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन एक है आपके उसमें, अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड्स। अमीबा किस तरीके से फूड को प्राप्त करता है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेन है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेन के नाम से जाना भी जाता है। यह जो फूड को ग्रहण करता है इस प्रकार के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इज द इंटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इन सेल। कोशिका के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल को ले लेना। जब इस तरीके के प्रक्रम होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ कोशिका के अंदर इनसाइटोसिस चला जाता है तो इस फेज को हम बोलेंगे फेगोसोम। और फेगोसोम जो होता है फेगोसाइट से मिलकर बना होता है, फेगोसाइट। और इट्स सॉलिड मटेरियल आर इनगॉल्फिड बाय द सेल मेम्ब्रेन। जब बाहर का फूड मटेरियल एंडोसाइटोसिस प्रक्रम के दौरान होता हुआ फेगोसाइटोसिस से फेगोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और फेगोसोम का मतलब होता है अमीबा के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ या सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ फूड पार्टिकल्स अमीबा के अंदर पहुंच जाना। और उस तरीके की संरचना को हम बोलते हैं फेगोसोम। तो फेगोसोम इज कंबाइंस विद द लाइसोसोम फ्रॉम डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। जो फेगोसोम होता है वह लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो जाता है और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके के जो प्रक्रम होता है वहाँ पे अमीबा अपनी डाइजेशन फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर लेता है और इस तरीके से एक फूड को कंप्लीट करता है। ओके। तो इस प्रोसेस बोलते हैं इनटेक द फूड पार्ट्स इन अमीबा, जो कि लास्ट में डायग्राम बना हुआ है बड़ा सा, ये आपको शो करता है। और थैंक यू, दिस फॉर स्लाइड कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके।